नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर के मॉडल पेपर सेट 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने इसमें से कोई भी सेट का सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री के पूरे 5, जियोग्राफी के पूरे 5 और आपका इकोनॉमिक्स का भी पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन को करा दिया गया है। इनमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप सभी का सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी कोर के मॉडल पेपर सेट 4 के सॉल्यूशन को। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया हुआ है, पहले हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सम हो। शांति तब तक नहीं है जब तक सुख भाग सबका सम ना हो। नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम, ना ही किसी को ज्यादा सुख और ना ही किसी को कम। स्वतः मांगने से ना मिले संगतः पाप हो जाए, जिए या मिट जाए। नियोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़कर तेजस्वी छिनते समर को, जीत या फिर खुद को मर के। मतलब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, तेजस्वी लोग क्या करते हैं, अगर उसे न्याय नहीं मिलता है, मांगने से उसके अधिकार नहीं मिलते हैं तो वो लड़ कर लेते हैं और लड़ते लड़ते हुआ नहीं मिलते तो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो शांति के लिए आवश्यक है सुख के साधन की समानता। तो क्या आवश्यक है? सुख के साधन की समानता आवश्यक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, तेजस्वी लोगों की क्या पहचान है? तो तेजस्वी लोगों की पहचान हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसे अधिकार मांगने से अगर नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, लड़ के लेते हैं और यह छीन कर लेते हैं और वह लड़ते लड़ते क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए तेजस्वी लोगों की पहचान यह है कि वे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे या तो अपने हक छीन कर लेते हैं या तो लड़ते लड़ते मर जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, कौन सा युद्ध निष्पाप है? तो देखिए युद्ध न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो युद्ध क्यों किया जाता है? जो आपके न्याय है, न्याय अधिकार है, उसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, वह निष्पक्ष होता है। तो कौन सा होता है? जो युद्ध न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह युद्ध क्या होता है, निष्पाप होता है, वह पाप नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अथवा में आपका गद्यांश दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोग गद्यांश खुद पढ़िएगा और उसका उत्तर वहां से आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। ठीक है ना। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं इसका उत्तर यहाँ पे आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका एक क्वेश्चन है इसमें, इसके शीर्षक बताइए। तो उसका शीर्षक क्या है हुआ, मैं उसको सिर्फ बता देता हूं। उसके बाद जो प्रश्न दिए हुए गद्यांश को पढ़िएगा, बहुत ही आसान है, वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा सारे आंसर को। ठीक है ना। तो मैं इसके उपयुक्त शीर्षक एक बता देता हूं। देखिए ग नंबर में है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आप लोग पढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो आपको पता चलेगा उपयुक्त चुनाव के बारे में ही, तो उपयुक्त चुनाव के महत्व के बारे में ही यहाँ पे ज्यादा बताया गया है। ठीक है ना। तो इसका आप लोग लिख दीजिएगा उपयुक्त चुनाव का महत्व, या तो आप लोग लिख दीजिएगा उपयुक्त चुनाव की सफलता। ठीक है ना। तो आप लोग दो लिख लीजिएगा, उपयुक्त चुनाव की महत्व या तो उपयुक्त चुनाव की सफलता। तो ये प्रश्न का आंसर आप आसानी से ढूंढ लेंगे और एग्जाम में भी आप लोग क्या कीजिएगा, गद्यांश को ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक ना। नहीं तो अगर कोई मॉडल पेपर से ही आपका कोई गद्यांश आ जाता है तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो जो अगर आपका यहाँ वहां से प्रश्न आता है जो आपका मॉडल पेपर में नहीं है तो आप लोग गद्यांश को सॉल्व कीजिएगा, आप लोग उसे आसानी से बना पाएंगे और 6 नंबर आसानी से आप लोग उठा लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका ख खंड में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 4 प्रश्न है, 4 में से 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगर 1 नंबर के क नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर का लिखते हैं तो ये निबंध अगर आप लिखते हैं प्यारे बच्चों तो मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिख सकते हैं, अथवा लोकतंत्र के चुनाव में लोकतंत्र में चुनाव पर भी आप लोग यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। तो आप इसमें नहीं लिख सकते, ये दोनों नहीं लिखना चाहते तो 3 प्रश्न यहाँ पे है, 3 में से कोई 2
लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क नंबर का लिखना चाहते हैं तो ये दोनों नहीं लिख देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जो क नंबर दिया हुआ है क नंबर के ही दोनों प्रश्नों पर ही लिख देंगे, दोनों नहीं। क नंबर का अगर आप लिखते हैं तो आपको दोनों में से कोई एक निबंध लिखना है, ठीक है ना, और इधर से एक उठा लेना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर में आपको निबंध और क्या क्या लेटर है सारे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य तो सभी कोई रखते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लक्ष्य नहीं रख रहे अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। लक्ष्य नहीं रखिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। एक लक्ष्य सेटल कीजिए कि मुझे सरकारी जॉब लेना है, मुझे रेलवे में जाना है, या तो मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या और कुछ करना है, या तो बिजनेस करना है, ठीक ना। उस लक्ष्य सेटल कीजिए, उसी के अनुसार मेहनत कीजिए, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे एक तरह से लक्ष्य को यहाँ इस वजह से लिखने को कहा जा रहा है ताकि कोई बच्चे मोटिवेट हुए और अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा तो इधर उधर भटक जाइएगा, ठीक है ना। कहाँ जाना है आपको पता नहीं चलेगा तो रास्ता में कितना दूर चलिएगा, चलते चलते एक बार खलास हो जाइएगा, ठीक है ना। समझ रहे मेरे बात को। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति है, मैंने लिखा हुआ है, जो जिसका लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन के क्या करना करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक ना। एक लक्ष्य यहाँ पे आपको निर्धारित कर लेना है और उस आप उस लक्ष्य को निर्धारित करके क्या करना चाहते हैं और उसके बाद उसको लक्ष्य को निर्धारित करके क्या करेंगे, ठीक है ना, और क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में, क्यों, कब और क्यों, उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य विहीन मनुष्य इधर उधर भटक जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मैं बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसा तो डॉक्टर के पास स्वतः असीमित रूप से चला आता है, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको लिखना है आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर बनने का क्या कारण है, यहाँ पे आपने लिख लिया थोड़ी सी परिभाषा क्या बनेंगे आप। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्यों बनना चाहते हैं उसको लिखना है। देखिए भारत गांवों का देश है, डॉक्टर लोग देहातों में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां शहरों की चकाचौंध नहीं होती है, नगरीय सुविधा नहीं होती है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति की प्रारंभिक जीवन गांव में बीता वह भी डॉक्टर बन जाने पर गांव में नहीं रहना चाहता है, वह भी शहर की लुभावनी चकाचौंध में खो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, आप विश्वास मानिए, मैं उन डॉक्टरों में से बिल्कुल अलग राह पकड़ूंगा। तो यहाँ पे क्यों बनना चाहते हैं, सारे डॉक्टर अपने शहरों की चकाचौंध में खो जाते हैं, इस वजह से कुछ गांव नहीं आते, इसलिए वजह से मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव में गांव के लोगों की सेवा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, भारत के गांवों में लोगों की जनसंख्या अधिक है, उन गरीबों को उचित इलाज नसीब नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यों बनना चाहते हैं। उसके बाद और आगे आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके और इतना आपको लिख देना है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है, उन गरीब की उचित इलाज नसीब नहीं होता है, नतीजा होता है मृत्यु। क्या होता है, इलाज नहीं होने से मृत्यु हो जाती है। आज उचित चिकित्सा सुविधा के अभाव में देहात या गांव के लोगों को ही अधिकतर मृत्यु होती है। मैं इस कल्पना से कांप जाता हूं, अतः मैं डॉक्टर बनकर किसी गांव में ही अपना क्लिनिक रखूंगा और गरीबों की बिल्कुल मुफ्त सेवा करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने की अनुमति दे दी है, बल्कि बाकी घर के लोग ने मुझसे थोड़ा चिढ़े रहते हैं। मैं उनकी चिढ़ का परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं लक्ष्य से भटक गया तो उस नाव की तरह हो जाऊंगा जिनकी पतवार नहीं होगी। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे एक तरह ताना मारा गया, अगर मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा तो उस नाव की तरह हो जाएंगे जिसकी पतवार नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपको और भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना है बच्चों निष्कर्ष। तो देखिए डॉक्टर का पेशा से दोनों चीजें अस और धन आते हैं, लेकिन पहले बता दिया कि धन की ओर से मैं कम ध्यान दूंगा। केवल डॉक्टर बनना उद्देश्य नहीं है। गांव में एक अस्पताल खोलने का इरादा है जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज हो। लेकिन आप कहेंगे कि अस्पताल बनाने के लिए धन कहां से आएगा, तो इसके लिए मैं चंदा करूंगा, सरकार का सहयोग लूंगा। आज गांवों की डॉक्टर को अति आवश्यकता है। यदि प्रत्येक गांव में एक डॉक्टर या अस्पताल हो जाए तो देश की काया
पलट जाएगी। तो डॉक्टर बनने से क्या होगा, क्या कीजिएगा, वो सारा निष्कर्ष आपको लास्ट में लिख देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी निबंध आप लिख सकते हैं, पहले परिभाषा, उसके बाद आप क्यों क्या करना चाहते हैं, तो उसके बाद बन जाएंगे, क्यों करना चाहते हैं, उसके बाद बन जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से सारा लिखना है। देखिए यहाँ पे दूसरा आपका है लोकतंत्र में चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव के बारे में यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। तो देखिए बच्चों, विश्व में अनेक प्रशासन प्रणालियां हैं, उसमें लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है। देखिए ये अब्राहम लिंकन वाला जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लोग हुबहू क्या कीजिएगा, एग्जाम में उतार दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार, अब्राहम लिंकन कौन थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। तो उन्होंने किस प्रकार से परिभाषा दिया है लोकतंत्र की, वहां पे मैंने आपको लिख दिया है। देखिए लोकतंत्र जनता द्वारा कोमा जनता के लिए कोमा जनता पर शासन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारत के लिए गर्व की बात है कि यहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब प्रजा के शासन के द्वारा अपनाया गया, प्रजा के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है और वही शासन करते हैं, ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा वोटर है, सबसे ज्यादा लोग सरकार चुनने वाले हैं यहाँ पे, इस वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उनमें राजनीतिक चेतना का, भारत में मतदान निछर भले ही हो पर मूर्ख नहीं है, उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव भी नहीं है। उन्होंने अनेक बार चुनाव में अनेक नेताओं की राजनीतिक दलों की धूल चटाई है। इस प्रकार में मुख्य निर्णायक भूमिका जनता निभाती है। किसे वोट देनी है, किसे शासन की सत्ता सौंपनी है, यह सब चुनावों के दौरान जनता के द्वारा किए गए मतदान पर आधारित होता है। यदि नेता जनता के हित के कार्यों को रुचि लेता है और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराता है, उनकी समस्याओं के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान का प्रयास कराता है, तो जनता उसे चुनाव में भारी बहुमत से जीत का सेहरा बांधती है। और यदि चुनाव में जीतने के बाद भी कोई नेता अपने वादों से मुकरता है तो उसे आगे आने वाले चुनावों में जनता ने उसी किसी कीमत पर मत नहीं देती है, उसे किसी कीमत पर मत दे देता है जो धोखा करता है प्यारे बच्चों, और जो अच्छा काम करता है उसे फिर से बहुमत के साथ सरकार में लाती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग यहाँ पे इसे और यहाँ पे जितना बचा है इसे मैं पढ़ ही देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग खुद पढ़े तो समझ जाइएगा। तो देखिए लोकतंत्र शासन प्रणाली वास्तविक रूप से जनता के हितों के सर्वोपरि जन कल्याण को महत्व देती है, परंतु दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, लाल फतेहाशाही आदि हमारे तत्व लोकतंत्र को खोखला बना रही है। जनता जागरूक होकर इन्हें रोकना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। मतलब लोकतंत्र को खोखला किस प्रकार से बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार, सारे नेता क्या आ रहे हैं, दागी नेता आ रहे हैं, सभी पर केस ना केस किसी प्रकार के केस मुकदमे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया लोकतंत्र के चुनाव पर जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे आपका निबंध प्यारे बच्चों, इतना ही हो गया। उसके बाद देखिए खंड नंबर में आपका है, जो प्रत्येक में आपका खंड नंबर में एक लेटर रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बिगड़ती हुई स्थिति पर किसी दैनिक समाचार पत्र, तो हर बार दैनिक समाचार पत्र मतलब जो आपके घर में दैनिक प्रत्येक दिन समाचार पत्र छपते हैं, उसके उस समाचार पत्र के संपादक महोदय के पास एक पत्र लिखना है प्यारे बच्चों कि हमारी एरिया में जो आपकी कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप पत्र लिखेगा, वो पेपर में छापेंगे, उससे क्या होगी, जो पेपर पढ़ेंगे हमारी अधिकारी, और उससे क्या होगी, शासन व्यवस्था मतलब आपकी जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दैनिक भास्कर के पास लिखता हूं, देखिए सेवा में संपादक दैनिक भास्कर रांची, विषय कानून व्यवस्था तो चोरी में हुई वृद्धि, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वहां से आपके सहमति पत्र के यहां से उसके बाद इस तरह विषय लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के वहां से लिखिएगा, उसी जस्ट लाइन इतना इस तरह से छोड़िएगा, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको लिखना है। सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं भारत सरकार के गृह विभाग, तो देखिए जो आपकी गृह विभाग की जो पुलिस का हाथ होता है प्यारे बच्चों, वो उसी को गृह विभाग कहा जाता है, ठीक ना। तो आपको नहीं कोई कानून व्यवस्था कौन बनाए रखता है, गृह विभाग ही इसका देखभाल करता है, तो गृह विभाग के पास ही आपको यह पत्र लिखना पड़ेगा। गृह विभाग को ध्यान अपने क्षेत्र में दयनीय स्थिति व्यवस्था के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं,
ठीक है ना। तो किस लिए कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कारण लिख देना है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको क्या क्या हुआ है उसके बारे में यहाँ पे लिख देना कि मधुपुरी थाना में एक थाना लगा है, लेकिन वहां से यहाँ यहीं से आप लोग एक लाइन नहीं छोड़िएगा, यही पैराग्राफ छोड़िएगा और इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अतः लिखिएगा, आशा है कि सरकार के अविलंब इस दिशा में ध्यान देगी। इस तरह से अतः है, अतः हमें उम्मीद है कि इस तरह प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अविलंब इस दिशा में सरकार ध्यान देगी। और कमल राज आजाद, यहाँ पे रुके, यहाँ पे देख रहे प्यारे बच्चों, ध्यान देगी उतना ही लिखना, ठीक ना। एक कमल राज है वो आपका नाम है, ठीक है ना, आजाद नगर रांची, ठीक है। तो इसको आप लोग काट दीजिए, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। तो इसी तरह से लिखिएगा, नीचे में डेट दे दीजिएगा और इसी के समांतर में यहाँ पे भवदीय लिखिएगा, ठीक ना। तो टाइपिंग इस प्रकार से नहीं हो पाता है, तो आप हाथ से लिखिएगा वहां पे, ठीक ना। तो वहां पे भवदीय इस तरह से लिखिएगा, भवदीय, और यहाँ पे लिखिएगा अपना नाम और स्थान लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको उठा करके क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। मैं प्रत्येक सेट में इसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पूरा नंबर लिख जाएगा। फॉर्मेट अच्छा रहना चाहिए ताकि अंदर में आप कुछ भी लिखें देखने में अच्छा रहना चाहिए कि हाँ, कि इस तरह प्रकार से जिस तरह से लेटर लिखा जाता है उस प्रकार से इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्यारे बच्चों, अपने क्षेत्र में पेयजल की घोर संकट को ध्यान में आकृष्ट करते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। तो उसी प्रकार से वहां पे मैंने क्या लिखा, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक भास्कर संपादक महोदय लिखा। उसी प्रकार के यहाँ से लिखना है, एक लाइन छोड़ के इसको आप लोग यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका रामगढ़, ठीक ना। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा सेवा में श्रीमान, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा सेवा में श्रीमान, ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा श्रीमान के बाद लिखिए स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद लिखिएगा नगर पालिका रामगढ़, ठीक है। इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से जिस प्रकार से मैंने पहले आपको लिखाया विषय, उसके बाद लिखिएगा पेयजल की अनियमितता आपूर्ति, ठीक है। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ करके महोदय, और महोदय के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, उसी के जस्ट नीचे से आज पूरा नगर पेयजल की मतलब क्या क्या समस्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अतः फिर लिखना कि आपसे आग्रह है कि इस समस्या को निजात दिलाने के लिए त्वरित प्रभावी कार्रवाई करें, यानी कि फटकार लगाएं और तुरंत इस समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करें। इससे लाखों लोगों की समस्या का बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा और इसको उठा करके यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से लिख देना प्यारे बच्चों। जरूरी नहीं है ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा कि नाली, वहां नाली व्यवस्था पूरा खराब हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरा खराब हो गया है, तो जिसके पास पत्र लिखने को कहेगा उस प्रकार से लिखिएगा और इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा क्या कैसे आपके वहां पे नाली खराब हो गया है, उससे क्या परेशानी हो रही है, वो आपको यहाँ पे बीच में लिखना है। और लास्ट में अथा लिखना है कि अथा इस पे आप निजात दिलाने का काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि निजात दिलाने का काम करेंगे और लोगों की इससे भलाई होगी। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है, उसके बाद ये भवदीय लिख देना है नीचे, तो आपका विश्वासी, भवदीय की जगह आपका विश्वासी लिख दीजिएगा, नाम और आपका राम जो जगह है वो जगह लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता एवं तत्व को लिखना है। तो इसके यहाँ पे मैंने रिपोर्ट की किस घटना की तथ्यबंध परिस्थिति, इसके लिए लेखन निम्नलिखित तत्व है क्या क्या। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट आपको लिखना है प्यारे बच्चों। रिपोर्ट इंग्लिश में रिपोर्ट आप लोग पढ़ते होंगे, वही रिपोर्ट यहाँ पर भी है। तो तथ्यबंध क्या क्या इसके तत्व है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तथ्य परकता, प्रत्यक्ष अनुभव, संक्षिप्तता, रोचकता एवं कर्मठता। तो ये आप लोग सारा देख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका VVI बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस प्रकार से अनुभव होना चाहिए, तथ्य परकता होनी चाहिए आपकी वहां पे, संक्षिप्तता होने की, ज्यादा नहीं छोटे में ही रिपोर्ट लिखना है, ठीक है ना। और गुण लिखना है, मतलब अच्छे से लिखना है, कम और बहुत ही अच्छा लिखना है, टू द पॉइंट, ठीक है। और रोचकता एवं क्रमबद्धता भी लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, ठीक है। वही मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग किताब पर। निम्नलिखित में से किन्हीं एक काव्य सौंदर्य को लिखिए। तो काव्य सौंदर्य को हम लोग पहले देख लेते हैं, मतलब काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो काव्य दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए पहले, देखिए बच्चों क नंबर का आपका है, हंसते हैं छोटे पौधे लुभाकर, शेष अपार हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा रस का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि बादल के क्रांतिकारी स्वरूप के माध्यम से समाज की क्रांति के बाद स्वरूपा उल्लेख है। क्रांति के पश्चात छोटी लोग पौधे के हंसते हंसते छोटी लुभार में मानवीय अलंकार है। कौन अलंकार है, मानवीय अलंकार। हिला हिला खिला खिला में
पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। समझ छंद में संश्लेष अलंकार है। तो कौन कौन सा अलंकार कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ख नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें क नंबर में आपका छूट गए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे विप्लव लाभ आपकी किताब से ही कहानी है। ठीक है ना, तो विप्लव लाभ से छोटी ही शोभा पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा यहाँ से खाली आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कविता से आपका दिया हुआ है। एक कविता यहाँ से, उसके बाद वही कविता से डायरेक्ट सौंदर्य उसका लिख देना है। यहाँ जो दिया हुआ है अलंकार अलंकार वो आपको लिखना ही है, साथ ही क्या कहना चाह रहा है कविता के माध्यम से वो लिखना था। ठीक ना, उसके बाद देखिए, तवर प्रताप उर रखी प्रभु जाहु नाथ तुरंत अस कही आयुष पाई पद बंदी चेलु हनुमंत। ठीक है, तो ये क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। राम के विलाप का मनोवीच वर्णन बहुत ही स्वाभाविक है। भाषा अवधि है, छंद दोहा है। तो छंद दोहा है, भाषा की अवधि है प्यारे बच्चों। ये आपको क्या क्या भाषा था, क्या छंद दोहा है वो लिख देना। ठीक ना, यहाँ राम भगवान का अवतार नहीं है, अपितु सामान्य मानव है। मतलब जो जब राम विलाप करते हैं प्यारे बच्चों, देखा होगा लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो वहां पे क्या है, भगवान तो नहीं है तुरंत जिंदा कर देंगे, भगवान के रूप में तो नहीं आते ना, एक सामान्य मानव के रूप में आते हैं। सामान्य अपितु सामान्य मानव के रूप में आते हैं, वही यहाँ पे आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 आपका दिया हुआ है, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, बादल राग कविता में कवि अट्टालिका के आतंक भवन क्यों कहा है। तो देखिए, बड़े बड़े महलों में रहने वाले धनी वर्ग के आवास को कवि ने आतंक भवन की संज्ञा दी है। वस्तुतः इन भवनों में रहने वाले धनवान मजदूरों पीड़ितों का शोषण कर उन्हें आतंकित करता है। क्या करते हैं ये लोग, शोषण करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा गया है, महलों के रहने वाले वर्ग को आवास को आतंक भवन की संज्ञा दिया गया है। ठीक है ना, इस वजह से आतंक, क्योंकि वो मजदूरों की शोषण करते हैं। दूसरी ओर धनवान खुद भी क्रांति के भय से आतंकित करते रहते हैं, इसलिए यहाँ आतंक भवन धवार्तक तथा पूंजीपतियों के लिए वास्तविक व्यंग है। वो भी रहते हैं डर से कि कभी क्रांति हो जाए प्यारे बच्चों, वही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ख में है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम में कौन सा पहलू अभिव्यक्त हुए हैं। तो देखिए कौन सा पहलू अभिव्यक्त हुए हैं। यहाँ श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के प्रति स्नेह एवं प्रेम भाव दृष्टिगत होते हैं। श्री राम का लक्ष्मण के प्रति अटूट स्नेह है। वे लक्ष्मण के मूर्छित होने से व्याकुल हो उठते हैं। वे धन, पुत्र, स्त्री और परिवार के सामने सगे भाई को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, रुबैया के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे की प्रसन्नता करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो कौन कौन सा उपाय किए गए हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस रुबई में कवि ने बालक की जिद एवं माँ की चतुराई का आकर्षक चित्रण किया है। तो किसका चित्रण क्या है, बालक की जिद और माँ की चतुराई का। आंगन में खड़े होकर बालक चांद को देखते हुए ठुनकने लगता है और चांद से को लेने की जिद कर जाता है कि हमें चांद दे दो। ठीक ना, तो बालक का मन चांद को देखते हुए लालचा गया और माँ हाथ में आईना पकड़कर कहती है कि देखो लो चांद आईने में उतर गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत ही अच्छा कविता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से क्या कर रही है माँ, आईने में दिखा दे रही चांद को, लो चांद आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी 3 है प्यारे बच्चों, मैंने तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो आप अच्छा से जानते हैं। ठीक है, देखिए क में आपका क्या है, जीजा के इधर सोना पर पानी फेंकने जाने में किस तरह की शहरी जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंकने जाने पर किस तरह से सही ठहराया है। तो देखिए, लड्डू मठरी लालच के बावजूद जब लेखक पानी फेंकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो जीजी ने समझाया कि यह पानी फेंकने का अर्थात दान देना है, त्याग है और बुआई जैसा है। हम अभाव की स्थिति में जितना त्याग करते हैं 4 गुना 8 गुना वापस मिलता है। हम 5-6 सेर गेहूं बोकर हम 30-40 मन गेहूं पाते हैं, इसलिए ये पानी ना तो धर्म और कर्तव्य है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इंदर सेना था, इंदर सेना होती है ना जल, वही इंदर सेना। तो दीदी ने इंदर सेना पर पानी क्यों फेंका, ये मैंने आपको फेंकना क्यों सही, किससे सही ठहराया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद देखिए अगला है, ढोलक की आवाज पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो देखिए, महामारी की विभीषिका झेल रहे
गांव के में जब रात भर लुट्टन पहलवान ने ढोलक बजाती थी तो औषधि उपचार पथ्य विभिन्न प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी और आवाज बूढ़े बच्चों की जवानों का स्पंदन सुनी स्नायु में बिजली भर देती थी। दंगल दृश्य साकार कर देती थी। वह आवाज गांव वालों की मृत्यु और भय से मुक्त कर देती थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, लेखक के मत दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो देखिए, लेखक में केवल कानूनी परिधीनता की स्थिति को दर्शाता है नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपना पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता छीन भी दास्ता है। दास्ता में वह स्थिति भी आ सकती है जब व्यक्ति को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ग नंबर का। उसके बाद देखिए, छठा नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, तुलसीदास अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं दो रचनाओं को लिखिए। तो पहले हम लोग तुलसीदास का देखते हैं, उसके बाद धर्मवीर को देखिए। देखिए, तुलसीदास की दो रचना आपके यहाँ पे देख सकते हैं, कवितावली और गीतावली। क्या क्या है? कवितावली और गीतावली, ये आपका तुलसीदास का है। ठीक है ना। उसके धर्मवीर भारती का देखिए, गुनाहों का देवता, और दूसरा क्या है, बंद गली का आखिरी मकान। यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं, बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर का दूसरा है प्यारे बच्चों। गुनाहों का देवता और ये पहला है। तो यहाँ पे दो मैंने बता दिया, धर्मवीर भारती का और तुलसीदास का, पहला कवितावली और दूसरा गीतावली, दो मैंने यहाँ पे तुलसीदास का भी बता दिया। उसके बाद देखिए, जूझ खतरनाक किशोर विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जूझ का कथनांक किशोर विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है। किस प्रकार से आप लोगों के आदर्श और आदर्श प्रेरणा स्रोत है, उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट करना है कहानी के आधार पर। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जूझ का अर्थ ही होता है युद्ध या लड़ाई। युद्ध आध्यात्मक शैली में लिखी गया उपन्यास है। इस पाठ का कथनांक स्वयं लेखक है, जो 5वीं कक्षा में फेल होने के उपरांत उसके पिताजी उसकी पढ़ाई पर पाबंदी लगा देते हैं। पढ़ने के आतुर रहने वाला कथांक भयभीत होकर के पिताजी से अपनी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता था। समाज सुधारक व्यक्तित्व वाले दत्ताजी राव की प्रेरणा एवं निर्देशन पाकर वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको लिख देना प्यारे बच्चों, इतना और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद देखिए, काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसी व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन इस कथन में उसके डायरी लेखन के कारण छिपा हुआ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एन कह रही है कि कोई हमारी भावना को उस गंभीरता से समझ पाता, अफसोस है ऐसे व्यक्ति अब तक नहीं मिला। इस वजह से क्या एन ने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे तर्क के पक्ष में उत्तर आपको तर्क के पक्ष में देना है। ठीक ना, पक्ष के तर्क में देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके आंसर को देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गई एने फ्रैंक एक साधारण परिवार की लड़की है जिसकी संवेदनशीलता एक सजग समझदार व्यक्ति की स्तर की है। वह कहती है कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आशाएं तथा डांट फटकार की चक्कर खाते हैं। गुप्तवास में रहते हुए एना का संपर्क कंचन यानी 7 व्यक्तियों से हुआ। इस 7 में से वान दान दंपति हमेशा उसकी मुक्ति चीनी करते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया, आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो तर्क के पक्ष में मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न है, पाठशाला में प्रथम दिन लेखक को क्या अनुभव हुआ था? VVI क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये प्रश्न बार बार, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या क्या पहला दिन अनुभव होता है, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो हार्ड है मैंने समझाते गया है। एन के जन्मदिन पर उसे कैसा उपहार मिला था? तो कैसा उपहार यहाँ पे मिला था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। इसे भी आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे भी आपके इतना है, आप इसे भी देख लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। ये तीनों जरूर कीजिए, तीनों करते तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीट नंबर 5 लेकर के आएंगे। उसके बाद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। आपका PDF दे दिया जाएगा, आप लोग लिखिएगा। लिखना इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि लिखिएगा, क्योंकि आप लिखना आपका छूट गया है।
अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, मुझे पीडीएफ देने में क्या है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।